हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से देख लो। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सेकेंड इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तीनों टॉपिक एकदम इजी और छोटे से हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सपोज हमारे पास टोटल n चार्जेस है सिस्टम में, कहीं पे भी। सपोज ये चार्ज है Q1, यहाँ पे कहीं पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3। वैसे n चार्जेस है, मतलब एक लास्ट चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ Qn। ओके, सिस्टम में कहीं पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1, Q2, Q3, Qn ये सब हमें दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली R1, R2, R3, Rn ये सब। ओके, तो मैं पोजीशन वेक्टर्स दिखा दूँ फ्रॉम P। चलो, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1P वेक्टर। R1 सिर्फ नाम दे दो तो भी चलेगा, ठीक है। Q2 का पोजीशन वेक्टर रहेगा R2P, पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। सेम वे Q3 का पोजीशन वेक्टर रहेगा R3P, पोजीशन ऑफ चार्ज 3 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ऐसे हर एक चार्ज के पोजीशन वेक्टर्स है। सिस्टम में 10, 12, 15 कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो मैं लास्ट चार्ज को नाम दे देता हूँ N और उसका पोजीशन वेक्टर है RnP। ओके, अब ड्यू टू ऑल द चार्जेस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट P। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, याद है तो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है तो कंपलसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फॉलो करेगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब पोटेंशियल अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है तो फिर यहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, एडिशन। ओके, तो पहले मैं फाइंड करता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 is given by, due to charge Q1 is given by V1 is equal to K Q1 डिवाइड बाई R1P, ये डिस्टेंस रहेगा। ठीक है सर, वो AC ऑफ कर दो। चलो, V1 इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाई R1P। तो ये एक चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल मिल गया। अब सेम वे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 मैं ढूंढ सकता हूँ, ड्यू टू चार्ज Q3 भी मिल सकता है। तो एक बार आप एग्जाम में ये भी दिखा दो। सेम वे पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस Q2 and Q3 is given by V2
इज इक्वल टू के Q2 डिवाइड बाई R 2P एंड V3 इक्वल टू के Q3 डिवाइड बाई R 3P। तो ऐसे n चार्जेस के लिए मैं पोटेंशियल्स अलग अलग फाइंड कर सकता हूँ। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ही ये है कि जब आप Q1 की वजह से पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, तब आपको अदर चार्जेस जैसे कि Q2, Q3, Q4, Q5 सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी की भी इफ़ेक्ट यहाँ पे आप तब काउंट नहीं करोगे। क्लियर? आप जब पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो ड्यू टू चार्ज Q1, तब बाकी के चार्ज की इफ़ेक्ट को आप इग्नोर करोगे। मतलब हर एक चार्जेस की वजह से आप पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल्स फाइंड करोगे और उसके बाद सभी का एडिशन करोगे। ओके? तो यहाँ पे जो भी आपको बोर्ड वर्क दिख रहा है वो आप एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेके सब कॉपी कर लो पहले। ओके, ये सब आपने लिख लिया होगा। अभी क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल पोटेंशियल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो V एट पॉइंट P इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस 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 Vn। V1, V2, V3 ये सब हमने निकाल के रखा था। हेंस Vp इज इक्वल टू के Q1 डिवाइड बाई R 1P प्लस के Q2 डिवाइड बाई R 2P प्लस 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 के Qn डिवाइड बाई R NP। अगर कोई चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन के साथ रखना है। सपोज Q2 चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखना है ताकि पोटेंशियल सिर्फ ऐड ना हो, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे सबट्रैक्ट भी होगा। ओके, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें मिल गया। ओके, अभी इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? तो Vp इज गिवन बाय, देखो K कांस्टेंट है, समेशन में क्या आएगा? समेशन ऑफ QI डिवाइड बाई RIP। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स थे, उसको मैंने नाम दे दिया है I से, और P जो पॉइंट है वो सब में कॉमन था। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा I इज इक्वल टू 1 to N। ओके, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। था ना सिंपल सा टॉपिक? क्या करना था? सिर्फ आपको Q1, Q2, Q3 सब कहीं पे भी दिखा दो, एक पॉइंट P ले लो और P के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर्स दिखा दो। उसके बाद क्या किया आपने? इंडिविजुअल पोटेंशियल्स फाइंड किए ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3, वैसे N तक। फिर क्या किया? सबका एडिशन किया यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और फाइनल रिजल्ट को हमने ऐसे शॉर्ट में दिखा दिया समेशन के फॉर्म में। क्लियर? आपको बस अगर ये एग्जाम में आए पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिर्फ इतना करना है। हाँ, ये डायग्राम है, उसको आप डिस्क्राइब करोगे, मतलब एक्सप्लेन करोगे कि डायग्राम में क्या क्या है। तो आपको ले लेना है, जैसे कि लेट अ सिस्टम हैज़ n चार्जेस कॉल्ड Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn। वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, देन वी कैन यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर दैट। ओके, तो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और ये अपनी नोट्स में नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। अभी
नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कौन सा है और क्या कहना चाहता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अब पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं उसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन चार्ज वो सरफेस के ऊपर जीरो रहेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा सन है और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, एलिप्टिकल शेप में है बट नियरली सर्क्युलर ऑर्बिट है, नियरली सर्क्युलर। ओके, अब ये जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड सन, तो ये जो सरफेस है वो पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तभी तो यहाँ से अर्थ को यहाँ तक पहुँचने के लिए वर्क जो करना पड़ता है वो जीरो है। ठीक है, अगर सोलर सिस्टम में या फिर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ सन एंड अर्थ ये दो ही होते हैं, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सर्कुलर होती, तो हमारे जो अर्थ है उसकी ऑर्बिट भी सर्कुलर होती। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ सन का नहीं लग रहा है, बाकी के ऑब्जेक्ट का भी हो रहा है, तो ये शेप थोड़ा चेंज हो गया। ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ कि अर्थ को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टोटल वर्क रिक्वायर्ड है वो ज़ीरो है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि अर्थ चलते चलते रुक गई, नीचे उतर के धक्का मारो, नहीं हुआ ना। मतलब क्या हुआ कि अर्थ को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे अगर माइक्रो स्केल पे जाए तो एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस के ऊपर घूम रहा है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचता है तब वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज ज़ीरो, और वर्क नहीं हो रहा है मतलब वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, इसीलिए कांस्टेंट एनर्जी से कंटिन्यू घूमता रहता है। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये धीरे धीरे हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट है, सपोज चार्ज है Q। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था वो पहले पढ़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ डिवाइड बाई R। अब यहाँ पे KQ तो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज ऑलरेडी हमने रख दिया है, सोर्स चार्ज यहाँ पे। ओके, K कूलम्स कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप बोल सकते हो कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। इफ समझो, इफ R इज कांस्टेंट देन आई कैन से पोटेंशियल इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज कांस्टेंट है तो फिर पोटेंशियल भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, और ऐसी सरफेस को आप बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ किसी एक पॉइंट पे, अगर मैं पोटेंशियल फाइंड करूँ, सपोज यहाँ पे जो अपने चार्ज से R डिस्टेंस पे था, तो वो R डिस्टेंस वाला ऐसा एक पूरा सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है ना,
अब मैंने यहाँ पे बनाया सर्कल क्योंकि ये बोर्ड है वो 2D है। ऐसे r डिस्टेंस तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इधर बाहर की ओर भी ले सकता हूँ। मतलब क्या, एक पूरा एक हॉलो स्फीयर बनेगा, पूरा एक हॉलो स्फीयर बनेगा जहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज इक्वल है। तो पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट पे आपको इक्वल मिलेगा। जैसे मैं ये पॉइंट पे बोलूँ पोटेंशियल क्या है तो के क्यू डिवाइड बाई आर, यहाँ पे बोलूँ पोटेंशियल क्या है के क्यू डिवाइड बाई आर। यहाँ से आर डिस्टेंस में बाहर की ओर लूँ, ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है के क्यू डिवाइड बाई आर। तो आप बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मुझे मिल रही है वो स्फेरिकल है। अब ऐसे आप बहुत सारे स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हो। कैसे समझते हैं? सपोज एक चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, मैंने एक सरफेस ली जो डिस्टेंस r1 पे है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r1, और ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, मतलब कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब सेम वे मैं स्मॉल q चार्ज को सेंटर पे रखूं और एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस बनाऊं जिसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है, तो फिर ये भी हो गई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अलग से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक अलग से है। हाँ, ये दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं पोटेंशियल लूँ V1 तो ये सरफेस का पोटेंशियल हो सकता है V2। अगर तीसरा एक मैं स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करूँ तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं हम V3। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग मिल सकते हैं, बट एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। मतलब ये अपनी तरह से एक इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपनी तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये अपनी तरह से, ठीक है ना। अब पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, यहाँ पे अगर V3 है तो यहाँ पे भी V3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मिलेगा? 0। अभी समझने वाली बात है, समझना कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिल रहा है तो वर्क डन ऑन चार्ज क्या रहेगा? 0। वर्क डन ऑन चार्ज बाय फोर्स इज 0। ओके, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके जाओ, कोई वर्क करना नहीं है। अब वर्क डन का हमने इक्वेशन पढ़ा था Q इंटू ई डॉट डी आर, याद होगा आपको। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? डी आर, तभी तो cos 90 इक्वल टू 0 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, डी आर क्या रहेगा? ऑन सरफेस, डी आर रहेगा ऑन सरफेस। सपोज ये मैं छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का डी आर, तो ये डी आर वैक्टर हो गया, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर हो गया। अब हमें पता है कि कोई भी सर्कल है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड रेडियल डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ओके, हर एक पॉइंट पे ले लो। सपोज यहाँ पे तो डी आर रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा रेडियल डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा? 90। तो ऑलवेज याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो, उसके हर एक स्मॉल पार्ट्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर ले सकते हो, या तो अलग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो
हमें जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है तब ये ध्यान में रखना है कि वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं अलग अलग सिस्टम के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम फाइंड करें, समझो। अब लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ है, अब उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये पॉजिटिव रखते हैं, इधर नेगेटिव रखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कहाँ से कहाँ जाएगी, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब ऐसे, ये आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे, दूर कहीं से वापस आएगी। नीचे देखते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, फिर ये, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब नेगेटिव चार्ज से वापस पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगी। अब ये जो सिस्टम है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे सेंट्रल लाइंस देखो, यहाँ पे ये जो आपको स्मॉल स्मॉल सरफेसेस दिख रही है, यहाँ पे देखो कितना पार्ट, वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, देखो है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बन रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगी, ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है उससे परपेंडिकुलर, मतलब एक इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस मुझे ऐसी मिलेगी 3D में। ओके, ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देखो, मतलब सबसे मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसी मिलेगी। फिर ऐसी मिलेगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, सेम वे इस तरफ आपको मिलेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, अब कोई भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो और किसी भी पॉइंट पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर नज़र आएगी। जैसे कि मैं सपोज ये पार्ट ले लूँ तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे लिया तो ये है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एट दैट पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। समझ में आया? मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि हर एक पोजीशन के लिए सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर बने। क्लियर? और ये सरफेस के ऊपर आपको किसी चार्ज के ऊपर वर्क करना है तो वो वर्क आपको 0 मिलेगा। सपोज एक चार्ज यहाँ से स्टार्ट करके
आप यहाँ तक लेके आओ ये पाथ पे, तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? 0। ओके, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स है वो एंडिंग पॉइंट्स वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी 0। अब आपको टेक्स्ट बुक में इसके लिए कैसा डायग्राम दिया हुआ है वो देखो। टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे है। यहाँ पे बीच में दो पोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है इस तरफ। ओके, यहाँ पे भी कुछ इस तरह है। तो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, बट वो कैसे बनता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ओके, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अभी लेते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। सपोज एक लाइन पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो चार्ज हम ले लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे हर एक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है ना आपको, लैम्बडा इक्वल टू Q/L, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ओके, हर एक पोजीशन पे लैम्बडा कांस्टेंट है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πε0 r। और वो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होता था? तो ये जो लाइन चार्ज है उससे दूर की ओर, मतलब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो सेम वे समझो, ये वेक्टर को अगर मैं घुमाऊं तो ऐसा एक सर्कल नजर आएगा मुझे। हर एक पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर वेक्टर है उसको मैं ऐसे रोटेट कराऊँ पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो वो सर्कल के हर एक पॉइंट पे, समझना, वो सर्कल का जो हर एक पॉइंट है वो उसकी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर बनेगी। जैसे कि यहाँ से ये, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, मतलब ऐसे आप एक्सटेंड करोगे और ये सरफेस परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप 3D में इमेजिन कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरी क्या होगी समझो। तो सिर्फ ये सर्कल नहीं होगा, बट ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगा, और इन सब को मैं अगर कनेक्ट कर दूँ तो एक सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। सारे सर्कल्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सारे सर्कल्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, प्लस हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में बना सकता हूँ। हाँ, सिलिंड्रिकल शेप है, उसकी रेडियस कोई भी हो सकती है। समझो, जैसे कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में कुछ इस तरह बना लूँ। देखो, ये एक सरफेस बन गई सिलिंड्रिकल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, क्योंकि हर एक पॉइंट ये जो एक्सिस है उससे सेम डिस्टेंस पे है। सेकेंड थिंग, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा तो ये जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर रहेगी। वैसे ही बाहर की ओर ये पूरा आप होलो सिलेंडर एज्यूम कर लो जो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के अराउंड है, तो हर एक सरफेस आपको जो रेडियल वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर मिलेगी। तो ये हो गई एक
इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी मैं दूसरी बना सकता हूं, ये अलग से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी तीसरी भी बना सकता हूं, ये अलग से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई है। सपोज यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का है V2 और यहाँ का है V3, तो आप बोल सकते हो कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग है, बट ये सरफेस पे पूरा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ओके, तो बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज आर these cylinders with its axis कॉमन। ठीक है, मतलब हर एक सिलेंडर्स है वो कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब अपनी एक्सिस शेयर कर रहे हैं, एक ही एक्सिस है, उसके अराउंड अलग अलग सिलेंडर्स आप बना सकते हो और वो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ओके, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहां पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए पहले से, ठीक है ना। तो आप भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ऐसे लिस्ट बना के लिख सकते हो। हाँ, उसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज जीरो। अब ये हमें पता है ना, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके 2 पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन गया, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट। ओके, ये 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तो आप एक साथ ये सब लिख सको। ओके, अभी फोर्थ देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये समझते हैं कैसे। तो देखो, मैं 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेता हूं, जैसे कि एक ये है, ओके, और मेरी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज ऐसे क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, या फिर किसी भी एंगल पे क्रॉस कर रही है। अब हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो सपोज मैं एक पॉइंट पे ये जो सरफेस 1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करूँ तो वो ये डायरेक्शन में मिलेगा, और उसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 की वजह से, तो वो मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही पॉइंट से मुझे मिल रही है। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक ही पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 अलग अलग पॉसिबल नहीं है। हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, पता है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल हैव 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेवर पॉसिबल। ओके, सेम वे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर साइंटिफिक रीजन में भी आए कि ऐसा क्यों, तो आपको लिखना है इफ दे डू सो, इफ 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉसिंग ईच अदर एट, तो आप बोल सकते हो एट अ सिंगल पॉइंट देयर मे बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। आप चाहे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लो, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकते हैं आपको एक पॉइंट पे, बट उसी पॉइंट पे सभी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा।
तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में मिल रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहां पे मैंने हेडिंग लिख दिया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, अब ये डिराइव करने के लिए एक डायग्राम यहां पे ध्यान में लो कि यहां पे मैंने ड्रॉ किए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। अब हमें पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू इट होगा, और एक सरफेस है वहां का पोटेंशियल मैंने लिया है V, तो दूसरी सरफेस का थोड़ा सा चेंज हुआ V प्लस डेल V। ओके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों जो सरफेसिस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल L। अब मुझे डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब दोनों का रिलेशन कौन सी कॉमन चीज के साथ है, वो है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो दो वे से हम डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस या तो एक लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉइंट B से पॉइंट A पे लेके आते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। उसमें भी एक कंडीशन है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इज गिवन बाय, कैसे हमें मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इंटू DL कर देते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया है, DL ले लिया है, और कॉस 0 या तो 180 आएगा, मतलब प्लस और माइनस आएगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, वो मिलेगा मुझे। देखो यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का है V प्लस डेल V, मतलब VA माइनस VB करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल L इज इक्वल टू VA क्या है V और VB क्या है V प्लस डेल V। VV कैंसिल हो जाएगा और माइनस डेल V मुझे मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल L इज गिवन बाय माइनस ऑफ डेल V। अब समझना डेल V खुद नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा माइनस ऑफ डेल V बाई डेल L। यहाँ पे डेल V खुद नेगेटिव है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं डेल V यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर डेल V इज माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल V। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल V के टर्म में लिखना चाहूँ तो एक और माइनस लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। समझो, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब दोनों को इक्वलाइज करना है तो एक और मुझे नेगेटिव यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस यहाँ पे है ही, और एक और माइनस उधर लगा दूँ तो ये प्लस बन गया, मोड ऑफ डेल V बाय डेल L। ओके, तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, ये CBSE टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, इसका अगर आपको यूनिवर्सल सॉल्यूशन चाहिए
जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन अलग से चाहिए तो उसके लिए अलग मेथड है, ठीक है। उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो मिलने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप मिलेगा, ठीक है। ऐसा लगे तो हम नेक्स्ट सेशन में ये पूरा डिराइव करके देख लेंगे। क्लियर? तो ये तो टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।